प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, चलिए आज के सत्र की शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं। क्या आपने टीवी पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देखे? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि उसमें विशेष अतिथि कौन थे? क्या हम एक इंटरव्यू का नमूना देख लें? प्यारे दर्शकों, सुप्रभात। हमारी आज की अतिथि है कक्षा 8 की विद्यार्थी मल्लिका। मल्लिका को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गायन के लिए पुरस्कार मिला है। आपका स्वागत है मल्लिका। धन्यवाद। सुप्रभात। आपने गायन क्यों चुना? जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता को लगा कि मुझे गायन में बहुत रुचि है। आपने गायन सीखना कब शुरू किया? जब मैं 4 साल की थी। आपको गायन कौन सिखाता है? मेरी माँ संगीत की शिक्षिका है, मैं उनसे ही सीखती हूँ। आप किस तरह के गाने गा सकती हैं? शास्त्रीय और फिल्मी गीत दोनों। आपने हाल ही में जिस प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसमें कितने प्रतिभागी थे? 30 से भी ज्यादा। प्रतिभागी कहाँ से आए थे? वे अलग अलग जिलों से आए थे। आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका कैसे मिला? मैंने विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता जीती, इसीलिए मुझे तालुका स्तर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। हमारे टीवी चैनल की ओर से मैं आपको भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने वार्तालाप देखा? क्या हम देखें कि इंटरव्यू के दौरान उसे कैसे प्रश्न पूछे गए? आपने ये कला किससे सीखी? आपने ये चित्र बनाना कब शुरू किया? आपने इस कला को क्यों चुना? आपको ये किसने सिखाया? इसके लिए आप किस तरह की सामग्री काम में लेते हैं? एक बोतल को रंगने में कितना समय लगता है? हमने देखा कि इंटरव्यू में बहुत से प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए गए थे। इससे हम उस कलाकार और उसकी कला के बारे में अलग अलग पहलुओं से जान पाए। प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से जानकारी लेने को पत्रकार पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग हम समस्याओं को हल करने के लिए भी कर सकते हैं। जब हम क्या, कब, कहां इत्यादि प्रश्न पूछते हैं तो हम उस समस्या को अलग अलग पहलुओं से देखकर उसे हल करने के तरीके ढूंढ पाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको विज्ञान का एक पाठ पढ़ने में परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं कि इस समस्या को हल करने में हम पत्रकार पद्धति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये पाठ
इतना कठिन क्यों है? इसे अच्छी तरह पढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे पढ़ना कब खत्म कर सकता हूं? मुझे ये किसके साथ पढ़ना चाहिए ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो? इसे अच्छी तरह पढ़ने के लिए मुझे कहां बैठना चाहिए? ऐसे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर देने से हम ये समझ सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ने में कौन सी समस्या है ना? पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? आपने कहा कि सबसे पहला आकार 3 था, दूसरा आकार M था और तीसरा आकार E था, है ना? वास्तव में देखें तो यहां अलग अलग तरह से W दिखाया गया है। जिस तरह W आपको 3 या M या फिर E जैसा दिखा, उसी तरह हमारी समस्याएं भी अलग अलग पहलुओं से देखने पर हल करने में मुश्किल या आसान दिख सकती हैं। किसी भी समस्या का हल तभी ढूंढा जा सकता है जब हम उस समस्या के सारे पहलू देखें। हमने सीखा कि पत्रकार पद्धति से हम समस्या के सारे पहलू देखकर उसके हल ढूंढ पाते हैं। सोचिए कि सुबह देर से उठना एक समस्या है। क्या हम देखें कि एक व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच होने वाले प्रश्न उत्तर कैसे हो सकते हैं? मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता हूँ? रात को देर से सोने की वजह से। रात को देर से सोने का कारण क्या है? देर तक टीवी देखना। मुझे कब सोना चाहिए? रात को 10 बजे तक। सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी जगह सोना चाहिए जहां ज्यादा ठंड ना हो। मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकता हूं? किसी से कहो जो तुम्हें सुबह उठा सके। मुझे सुबह कौन उठा सकता है? माँ या पापा? आपने इससे क्या सीखा? हम ये समझ सकते हैं कि रात को देर तक टीवी देखने के बाद सोना देर से उठने की वजह है। इसे हल करने के लिए रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि इसे हल करने के लिए माता पिता की मदद ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में, हम समस्या को हल करने के तरीके ढूंढ पाए। आपको एक समस्या चुननी है और प्रश्न पूछकर उसे हल करने के तरीके ढूंढने हैं। समस्या वाली परिस्थितियां। समूह के सामने बोलने में डर लगता है। उच्च शिक्षा, व्यवसाय चुनने के बारे में निर्णय लेना। एक साइकिल खरीदना। आमना और सुंदरी ने भी इसका अभिनय किया था। क्या हम उसे देखें? मुझे बड़े समूह के सामने बोलने में डर क्यों लगता है? मुझे डर है कि मैं जो बोलने वाली हूँ वो भूल जाऊंगी। ना भूलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं नोटबुक में उसे संक्षिप्त में लिख सकती हूँ और पहले से अच्छी तरह अभ्यास कर सकती हूँ। कब? कम से कम 1 सप्ताह पहले। कहाँ? घर पर, स्कूल में, देखा जाए तो कहीं भी। मेरी मदद कौन कर सकता है? दोस्त, रिश्तेदार, जो भी मदद करने को तैयार हो। मुझे किस तरह अभ्यास करना चाहिए? अकेले में या फिर दूसरों के सामने बोलकर? हमने देखा कि समस्या से संबंधित उचित प्रश्न पूछने से हम इस समस्या से निपटने के तरीके ढूंढ पाए। हमने इससे क्या सीखा?
हमारे आत्म विकास के रास्ते में कई समस्याएं होती हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उन समस्याओं के सारे पहलुओं को समझते हुए उसे हल करने का तरीका मिलता है। पत्रकार पद्धति के फायदे। आत्म विकास को रोकने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। क्या अब हम देखें कि कक्षा 10 की छात्राओं कविता और विमला ने ये क्रियाकलाप कैसे किया? भविष्य में मुझे कहाँ काम करना चाहिए? न्यायालय में एक वकील के तौर पर। मुझे वकील क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यह एक रोचक व्यवसाय हो सकता है। मैं वाद विवाद करने में भी काफी अच्छी हूँ। मुझे ये भी लगता है कि वकील एक तरह से समाज में कुछ योगदान देते हैं। वकील बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। मुझे परीक्षा की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? ये बेहतर होगा कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तैयारी में मेरी मदद कौन कर सकता है? शिक्षकों और वकीलों से पूछ सकते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। इसके बारे में मैं जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ? अखबारों से और इंटरनेट से। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी देख सकती हो। हमने इससे क्या सीखा? कविता 10वीं कक्षा में है और आगे चलकर वो वकील बनना चाहती है। उसका लक्ष्य दीर्घकालीन है। पत्रकार पद्धति से उसे पता चला कि उसे क्या करने की जरूरत है। अगर कविता पूरी निष्ठा से इन बातों पर अमल करेगी तो वो भविष्य में वकील जरूर बनेगी। संक्षिप्त में कहें तो पत्रकार पद्धति से हम अपने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकार पद्धति के फायदे। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। साइकिल खरीदना। आइए अब देखते हैं कि वसुधा और सलमा ने यह क्रियाकलाप कैसे किया। मुझे क्या खरीदना चाहिए? मुझे एक साइकिल खरीदनी चाहिए। क्यों? ताकि मैं स्कूल और दूसरी जगहों पर आसानी से जा सकूं। मैं साइकिल कहाँ से खरीद सकती हूँ? एक दुकान से खरीद सकती हूँ जो मेरे पापा को पता है। मुझे साइकिल कब खरीदनी चाहिए? 1 महीने के अंदर। मुझे इसके लिए पैसे कैसे मिलेंगे? मेरी बचत से कुछ पैसे मिलेंगे। बाकी के पैसे मैं अपने माता पिता से ले सकती हूँ। मुझे कौन सी कंपनी की साइकिल खरीदनी चाहिए? एटलस, हर्क्यूलिस, BSA या हीरो? यह चुनने में मेरी मदद कौन कर सकता है? दोस्त और रिश्तेदार जिन्होंने इन कंपनियों की साइकिल चलाई है। साइकिल को मैं घर में कहाँ रखूंगी? गेट के पास, पेड़ के नीचे। हमने इससे क्या सीखा? इस परिस्थिति में एक साइकिल खरीदनी थी। साइकिल खरीदने की जरूरत को समझने के लिए प्रश्न पूछे गए। उसके बाद निर्णय लिया गया। पत्रकार पद्धति से किसी चीज को खरीदने की जरूरत और उसकी संभावना के बारे में विश्लेषण किया गया। पत्रकार पद्धति के फायदे। किसी चीज की जरूरत और उसे पाने की संभावना के बारे में विश्लेषण करने के बाद काम करना। अब तक हमने पत्रकार पद्धति के बारे में सीखा, उसके फायदे देखे और ये भी देखा कि समस्याओं को हल करने के लिए उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। किसी समस्या का विश्लेषण करने से उसके हल ढूंढने में भी मदद मिलती है।
पत्रकार पद्धति के फायदे। 1. आत्म विकास को रोकने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। 2. दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। 3. किसी चीज की जरूरत और उसे पाने की संभावना के बारे में विश्लेषण करने के बाद काम करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के बारे में जानें? इस परिस्थिति को देखिए। स्कूल स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला को एक नाटक प्रस्तुत करना है। अब वे चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये उनकी चर्चा का एक भाग है। हमारा विषय क्या होना चाहिए? प्रदूषण की रोकथाम। इस नाटक में व्यंग्य होना चाहिए। नाटक बच्चों के लिए होना चाहिए। प्रदूषण कम करने के बारे में एक व्यंग्य वाला नाटक। सही कहा, ये बहुत रोचक होगा। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? नाटक के विषय के बारे में कई जवाब सामने आए। जब प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत की जाती है तो अचानक ही बहुत से सुझाव और विचार सामने आते हैं। अंत में सबसे उत्तम विचार को चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचारों और सुझावों को एकत्र करके उनमें से सबसे अच्छा सुझाव चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ होता है थोड़े से समय में बहुत सारे सुझाव या विचार प्रस्तुत करना ताकि समस्या का हल ढूंढा जा सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। अब एक क्रियाकलाप करने का समय है। आपने विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला के बीच हुई चर्चा का एक भाग देखा। हमने समझा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का क्या अर्थ होता है। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके प्रयोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ परिस्थितियों की सूची दिखेगी। आपको 5-5 लोगों के समूह बनाने हैं और एक परिस्थिति को चुनना है। फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का प्रयोग करते हुए चर्चा करनी है और सबसे अच्छा सुझाव चुनना है। बाद में किसी एक समूह को आगे आकर कक्षा के सामने अपने सुझाव बताने हैं और यह भी बताना है कि कौन सा सुझाव चुना गया। क्या हम शुरू करें? परिस्थितियां। स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना, स्कूल में शिक्षक दिवस मनाना, घर बदलना, बाल दिवस आयोजित करना। आइए अब पहली परिस्थिति को लेते हैं। स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना। आइए देखते हैं कि नवीन, किशोर, तिलक, कुमुद और ईशान ने इस परिस्थिति में क्या किया। ये उनकी बातचीत का एक भाग है। हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए? आगरा चलते हैं। मथुरा भी अच्छी जगह है। दिल्ली के बारे में क्या ख्याल है? आगरा और मथुरा तो बहुत दूर है, इसलिए हमें दिल्ली जाना चाहिए। हमें कहां जाना चाहिए? हमने देखा कि केवल एक प्रश्न से कितने सुझाव और जवाब मिले। अंत में दिल्ली को सबसे अच्छे विकल्प के रूप में चुन लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें
तो जो सुझाव सामने आए उनमें से सबसे अच्छा विचार चुना गया। जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि किसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब में और सुझाव मिलेंगे, जिनमें से सबसे अच्छे सुझाव चुन लिए जाएंगे और इस प्रकार पिकनिक की पूरी योजना बन जाएगी। फिर योजना के अनुसार सारी तैयारी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से योजना बनाने में और काम को पूरा करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है, समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से हमें सुझाव एकत्र करने में मदद मिलती है। हम सबसे उचित सुझाव चुन पाते हैं, एक कार्य योजना बना पाते हैं और सारी गतिविधियों को आयोजित कर पाते हैं। तो हम जीवन की समस्याओं को कैसे संभाल सकते हैं? इस सत्र में हम इस बारे में और जानेंगे। आइए पहले कुछ समस्या वाली परिस्थितियों को देखते हैं। आप एक परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षक ने आपको प्रश्न पत्र दिया। आप क्रम के अनुसार प्रश्नों के जवाब देने लगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको नहीं आते, क्योंकि आपने उनकी तैयारी नहीं की थी। आपने बहुत कोशिश की, पर आपको उनके जवाब नहीं आ रहे। इसलिए आपने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी और हताश होकर क्लास से बाहर आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक, शिक्षक को और प्रश्न पत्र को दोष देंगे। 2, इस बात पर अफसोस करेंगे कि आप सारे जवाब नहीं लिख पाए। 3, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। परीक्षा में सारे जवाब न लिख पाने का अफसोस जताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं की है तो ये आपकी गलती है। इस गलती के लिए प्रश्न पत्र और शिक्षक को दोष देना ठीक नहीं है। ये सोचना बेहतर होगा कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। परीक्षा के परिणाम आ गए। आप पास हो गए, पर आपको उम्मीद से कम अंक मिले हैं। इस वजह से आपको अपनी पसंद के विषय में दाखिला नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे? 1, मैं अपने आप को कमरे में बंद करके रोऊंगा या रोऊंगी। 2, मैं सोचूंगी या सोचूंगा कि उत्तर जांचते समय परीक्षक गुस्से में होगा, इसलिए मुझे कम अंक मिले। 3, मैं अपनी गलती से सीखूंगी या सीखूंगा ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर से ना हो। खुद को कमरे में बंद करके रोने से आपके अंक नहीं बढ़ेंगे। ये सोचना भी बेकार है कि उत्तर जांचते समय परीक्षक गुस्से में था। इससे केवल ये पता चलता है कि आप खुद की गलती का दोष दूसरों को देते हैं, जबकि अपनी गलतियों से सीखना सबसे उचित है ताकि आप आगे चलकर इसे ना दोहराएं। इन 2 परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात हर परिस्थिति पर लागू होती है। गलतियों से सीखकर उन्हें ना दोहराने में ही अक्लमंदी है। तो कठिन परिस्थितियों में समस्या के बारे में सोचकर शोक मनाने से बेहतर है कि हम
अपनी गलतियों से सीखकर आगे के बारे में सोचें। मैं दोहराता हूं, कठिन परिस्थितियों में समस्या के बारे में सोचकर शोक मनाने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे के बारे में सोचें। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आप अपने दोस्त के साथ एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसका पेन रुक गया क्योंकि स्याही खत्म हो गई है। आपने उसे अपना पेन दिया जो आपको एक विशेष तोहफे के रूप में मिला था। गलती से वो पेन नीचे गिर गया और उसकी निब टूट गई। आप क्या करेंगे? 1. पेन बिगाड़ने के लिए उससे झगड़ा करेंगे। 2. उससे बात करना बंद कर देंगे। 3. उसे कहेंगे जाने दो, मगर आगे से इस बात का ध्यान रखना। निब टूट गई है, इस चीज को ठीक करना नामुमकिन है, पर इस बात का ध्यान रखना संभव है कि भविष्य में यह गलती ना हो। दोस्त की गलती के लिए उससे झगड़ा करना या उससे बात ना करना उचित नहीं है। ये इस समस्या का हल भी नहीं है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: 1. कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। 2. समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। कठिन परिस्थितियों में यह करना बेहतर होता है। समस्या के बारे में सोचकर शोक ना मनाना, अपनी गलतियों से सीखना, आगे के बारे में सोचना। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।